इकाई 3 विद्यापति और उनका युग। इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्तावना। विद्यापति का युग, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक स्वरूप, इतिहास, पृथ्वी। विद्यापति की भाषा, जनभाषा का निर्माण, भाषागत विशेषताएं। सारांश, अभ्यास प्रश्न। उद्देश्य। पिछली 2 इकाई में आपने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, ऐतिहासिकता, भाषा, काव्य रूप और काव्यत्व का अध्ययन किया। अब हम आदिकाल के एक प्रमुख कवि विद्यापति का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप विद्यापति के साहित्य में राजनीति, समाज और इतिहास का परिचय प्राप्त कर सकेंगे और विद्यापति की भाषा की उर्वरता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावना। हिंदी साहित्य के आदिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के आप पिछली 2 इकाइयों में परिचित हो चुके हैं। इससे आपको आदिकालीन काव्य की एक विशिष्ट शैली की जानकारी मिली। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग में कई शैलियों और धाराएं एक साथ साथ विकसित हुई। इस युग में महाकाव्य की लिखे गए, एक मुक्तन भी, प्रस्तुति काव्य भी रचे गए और श्रृंगार काव्य की भी रचना की गई। सिद्धनाथों में भी काव्य रचा और जैन मुनियों में भी साहित्य की रचना की। इसी युग में विद्यापति कविताएं लिख रहे थे। विद्यापति के युग में आदिकाल के अवसान का युग था, भक्ति काल का आरंभ नहीं हुआ था और आदिकाल की क्षमताएं चुक रही थी। दहलीज पर खड़ा कवि आदिकाल की पूरी परंपरा से जुड़ा है और नए युग के आगमन का संकेत भी दे रहा है। इसलिए कीर्तिला में कीर्तिपताका और जैसे प्रस्तुति काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं, पदावली जैसे श्रृंगारिक उक्तियां अभिव्यक्त और की गई। राधा तथा कृष्ण का स्मरण कर कवि ने बता दिया कि आने वाला युग भक्ति को समर्पित। विद्यापति की इस व्यापकता को विविधता, न्यूनता और प्रयोग भी परिलक्षित हो सकता है और कहीं इन सभी प्रवृत्तियों के बीच अंतर्विरोध की नजर आ सकता है। विद्यापति की रचनाओं में उनका युग प्रतिबिंबित हुआ है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका इतिहास के दस्तावेज हैं। पृथ्वीरासों के समान इनसे प्रक्षेप नहीं हुआ है, अतः ऐतिहासिक भूलें नहीं की गई है, तभी तथ्य इतिहास समझता है। विद्यापति की भाषा अपभ्रष्ट से छूटती हुई और आधुनिक आर्य भाषाओं की ओर बढ़ती हुई भाषा। उनकी भाषा जन भाषा है। संस्कृत, फारसी, प्राकृतिक आदि स्रोतों में कवि ने शब्द ग्रहण अवश्य किया कि परंतु उसे ज़्यादा से ज़्यादा जन भाषा मैथिली में नज़दीक ले जाने का प्रयास किया है। सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी भाषा सामाजिक संस्कृति के भाषाई विकास का प्रमाण प्रस्तुत किया। विद्यापति का युग। ऐतिहासिककारों के बीच प्रायः मान्य है कि विद्यापति सन 1360 से 1480 के बीच मौजूद थे। अनेक दृष्टियों में यह संक्रमण काल माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को न तो विरागथा काल में रखा है और न भक्ति काल में। अनेक इतिहासकारों के आचार्य शुक्ल की इतिहास लेखन पद्धति का आलोचना करते हुए इस बात को अपना दृष्टांत बनाया है कि इतिहास में विद्यापति का स्थान तय करने के लिए आचार्य शुक्ल को फुटकर खाता खोलना पड़ा। लेकिन एक ऐतिहासिक वास्तविकता की विद्यापति संक्रमण काल के कवि का विद्यापति की रचनाओं की अंतर्गत एवं अंतवस्तु पर तथा साहित्य, समाज और राजनीति के इतिहास पर ध्यान दे से संक्रमण की प्रक्रिया और विद्यापीठ की रचनात्मक विशेषताएं के बीच घना संबंध दिखाई पड़ता है। प्रवृत्तियों की दृष्टि से वे हिंदी साहित्य के इतिहास में न वीरगाथा के कवि हैं और न ही भक्ति आंदोलन के। योग कीर्तिलता कीर्तिपताका ने भी उन्होंने अपने चरित्र नायकों की वीरता का वर्णन किया है और वर्णन रोमांचक वीरता से भरपूर है।
उनके पूरे काव्य में भक्ति के भी ढेर सारे पद हैं। भक्ति भावना होने के बावजूद वे भक्ति आंदोलन के अंग नहीं हैं, क्योंकि उनकी भक्ति भावना में आंदोलन की चेतना नहीं है। इन बातों से परे विद्यापति मूलतः श्रृंगारिक कवि हैं। जो लोग विद्यापति की पदावली का भक्तिपरक अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन पर व्यंग करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कहा था कि आजकल आध्यात्मिक के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। अतः विद्यापति की मूल प्रवृत्ति और उनके समय की विकासमान प्रवृत्ति में इस तरह से अंतर्विरोध था। यदि साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कारण है कि आचार्य शुक्ल उन्हें फूटकर खाते में रखते हैं, इससे विद्यापति का काव्यात्मक या ऐतिहासिक महत्व कतई कम नहीं होता, बल्कि उनकी विशिष्टता ही प्रामाणिकता होती है। वे युगांतर के कवि थे। राजनीतिक परिस्थिति। विद्यापति के समय में भारत में आमतौर से दिल्ली सल्तनत का राज था। इसे स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि विद्यापति के जीवन काल में दिल्ली का तुगलक और लोदी वंश का शासक था। जाहिर है कि विद्यापति के जन्म के बहुत पहले भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था और दिल्ली सल्तनत भी बहुत पहले स्थापित हो चुका था। भारत की जनता ने काफ़ी पहले दिल्ली सल्तनत को स्वीकार कर लिया था। बावजूद इसके कि पूरे देश पर दिल्ली सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन नहीं था, लेकिन व्यवहार में उनका प्रभुत्व देश पर था। देश भर में फैली स्थानीय संतनाएं सल्तनत का प्रभुत्व स्वीकार कर चुकी थी। प्रायः 8वीं शताब्दी से उत्तर भारत में जो राजनीतिक अस्थियां थी वह दिल्ली सल्तनत की स्थापना से समाप्त हो गई थी। लेकिन सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता है कि सत्ता के होने के वाली इस प्रदित्या में सल्तनत का उद्भव एक निर्णायक तत्व के रूप में हुआ और उनके प्रादेशिक शक्तियों को बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया। रोमिल थापर भारत का इतिहास 1975 संकरण 241 अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक स्थिति का एक पहलू यह था कि केंद्रीय सत्ता दिल्ली सल्तनत की थी, जो भीतरी अंतर्विरोधी और पठा के बावजूद कायम थी। उसके प्रभाव से परंपरा भारतीय राजनीति समाप्त प्राय हो गई थी या शेष थी क्षेत्रीय एवं राज्य स्थानीय शासक के रूप में ही। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि भारतीय राजनीति और समाज में धार्मिक दृष्टि से दो समुदाय हिंदू और मुसलमान अस्तित्व में आ गए थे। इस नई बात ने राजनीति में भी नयापन ले लिया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में अमीर खुसरो का जिक्र करते हुए लिखा था कि देश में मुसलमानों के आगमन के बाद राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो नयापन विकसित हुआ उसी की देन है अमीर खुसरो। यह बात थोड़े बहुत फक्र के साथ विद्यापति के बारे में भी कहा जा सकती है कि यदि विद्यापति कीर्तिला और कीर्ति पटाका जैसी कृतियों की रचना नहीं करते तो शायद यह बात नहीं थी कि, लेकिन यह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति की भूमिका का रचनात्मक प्रभाव है कि विद्यापति की कीर्तिला और कीर्ति पताका की रचना की है। खुसरो और विद्यापति के फर्क यह है कि खुसरो दिल्ली में रहते थे और विद्यापति की मिथिला में। दिल्ली के सल्तनत की राजधानी थी, फलतः खुसरो का उससे सीधा लगाव था। मिथिला दिल्ली से बहुत दूर देश की पूर्वी क्षेत्र का अंग होने के कारण केंद्रीय सत्ता में होने वाले उथल-पुथल के तात्कालिन प्रभाव से दूर रहे। मिथिला उत्तरी बिहार में, जो अन्य अधिकांश स्थानों की अपेक्षा अधिक समय तक तुर्क आक्रमणों से अछूता रहा था, संस्कृत विद्या के केंद्र का विकास हुआ, क्योंकि वहाँ भारी संख्या में ब्राह्मण एकत्रित हो सके। उन्होंने अपनी कृतियों में संस्कृत साहित्य की परंपरा को सुरक्षित रखा। रोमिला थापर उपर्युक्त ग्रंथ 284 इस कथन का महत्व यह है कि
इस बात को ध्यान में रखकर समझा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में फारसी की राजभाषा हो जाने से संस्कृत का महत्व कम हो गया और इसी कारण समाज में ब्राह्मणों का भी महत्व घट गया। मिथिला के संस्कृत भाषा साहित्य की परंपरा और ब्राह्मण का प्रभाव कायम रहने में बावजूद विद्यापीठ के समय में बदलाव आया। मिथिला पर इस्लाम शाह का हमला भी हुआ और भाषा साहित्य में अखिल भारतीय परिदृश्य का प्रभाव भी पड़ा। इतिहास सेवा राजकृष्ण चौधरी लिखते हैं कि विद्यापति की अखिल भारतीय परिदृश्य का प्रभाव भी पड़ा। इतिहास वेत्ता राजकृष्ण चौधरी लिखते हैं कि विद्यापति के समय में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच भी एक प्रकार का आदान प्रदान शुरू हो चुका था और उत्तर बिहार पर उस समय सूफियों का भी एक प्रधान केंद्र बन चुका था। महाराज शिव सिंह ने कुछ मुसलमान संतों और फकीरों को जो जान दिया था कि उनका प्रमाण में मिला। हिंदू मुसलमान का संबंध मिथिला क्षेत्र के काफ़ी अच्छा था। ज्योतिश्वर के ठाकुर वर्ण रत्नाकर में जो विदेशी अरबी फारसी शब्द हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि राजनीतिक आधिपत्य के बहुत पूर्व ही मिथिला में अरबी फारसी भाषा को संपर्क हो गया था। सूफी संतों के फकीरों के माध्यम से भी यह संभव हुआ था कि दोनों धर्मों में समूहतः और समागम के नवीन दृष्टिकोण का बीजारोपण हो रहा था और विद्यापति युग में आते आते इसका और भी विकास हुआ। विद्यापति युग का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन विद्यापीठ अनुशीलन और मूल्यांकन के संकलित संपादन डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में प्रकाशित विद्यापति की रचनाओं में इस संक्रांति और सामान्यता के दौर के विकसित नए दृष्टिकोण झलक मिलती है। इस दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है राजनीति का धार्मिक प्रभाव से मुक्त होना। धर्मनिरपेक्ष शब्द नया आया नहीं, उस समय में यह नहीं था कि, लेकिन इसका जो अर्थ है उसमें निहित जो दृष्टिकोण है वह कीर्तला में है, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि यह दृष्टिकोण विद्यापीठ में भी कीर्तला में यह वर्णित है कि राज्यलोभी असलान में धोखे से निरहु के राजा गणेश्वर को भी है। कीर्तिला में यह वर्णित है कि राज्यलोभी असलाम ने मार डाला और राज्य का कब्जा कर लिया। इसके बाद भी राजा गणेश्वर के पुत्र कीर्ति सिंह ने सोचा कि असलाम में बदला लेने के लिए सुल्तान की मदद लेनी चाहिए। उसने सुल्तान की मदद मांगी और सुल्तान ने असलाम के खिलाफ कीर्ति सिंह की मदद दी। सुल्तान की सेना की मदद से कीर्ति ने असलाम को भयानक युद्ध में हराकर खदेड़ दिया और अपने राज्य पर फिर से कब्जा जमा लिया। ध्यान देने की बात यह है कि मुसलमान हमलावर के खिलाफ मदद मांगने के लिए कीर्ति सिंह मुसलमान सुल्तान के पास ही गया और मदद पाकर राज्य वापस लिया। यह इस बात का सबूत है कि राजनीतिक धर्म से प्रेरित नहीं थी। इस प्रसंग में यह भी महत्वपूर्ण है कि सुल्तान के असलाम के हारने के बाद राज्य को अपने अधीन नहीं कर लिया, बल्कि कीर्ति सिंह का यह राज्याभिषेक कर दिया। कि उल्लेखनीय है कि कीर्ति सिंह की पूर्वज भोखीसराय की दिल्ली की बादशाह फिरोजा शाह तुगलक अपना सखा कहते हैं। तत्कालीन राजनीति का असली रूप राज्य पाने के लिए ही जाने वाली साजिशों, हमलों, लड़ाइयों और खुरेजी में देखा जा सकता है कि इन सब के फलस्वरूप समाज में राजनीतिक अराजकता के दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। कीर्ति पताका में भी राजा शिव सिंह और सुल्तान का युद्ध वर्णित है। युद्ध में शिव शक्ति को विजयी दिखाता गया। इस विजय के फलस्वरूप राजा सिंह की कीर्ति पताका चारों की तरफ फहराई जाती है। राजतंत्र के युग में राजा की कीर्ति जनता की भलाई अथवा अन्य किसी गुण के कारण नहीं, युद्ध की विजय के जरिए
ही फैलती है। राजा की शक्ति सेना और युद्ध जीतने की क्षमता में निहित रहती है। कीर्तिलता में भी इनकी 21वें पद में कहा गया है कि जो तीखा तर्क कर सकता है, तीनों वेदों में पढ़ता है, दान में दरिद्रता का दलन करता है, परम ब्रह्म को परमार्थ समझता है, धन से कीर्ति बटोरता है, पराक्रम स्वरूप शत्रु से लड़ता है, वह ओइन वंश की संसार प्रसिद्ध है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। राजा भूपति भी हो, ब्राह्मण भूपेद भी, यह संभव नहीं। इस कथन में भी देखें कि राजा की कीर्ति धन और सैन्य बल के आधार पर ही फैलती है। यहाँ तो विद्यापति ने धन की भूमिका को ज्यादा असरदार बताया है। सामाजिक स्वरूप, राजतंत्र राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के लिए समाज में सामंतवादी व्यवस्था की रक्षा करता था। इस तरह प्रजा का दुहसा शोषण होता था। कीर्तिलता और लिखनावली में इन बात का उल्लेख मिलता है कि मिथिला का समाज सामंतवादी था, इसलिए समाज विषमता कई रूपों में मौजूद थी, जिसकी अभिव्यक्ति राजनीति और समाज में कई तरह से होनी चाहिए। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से निचले तबके के लोग राजनीतिक सत्ता के लाभ से तो वंचित थे ही, उसके दमन में भी शिकार होते गए। तत्कालीन समाज वर्णों का जातियों और वर्गों में विभाजित किया था। राजनीतिक अस्थिरता का सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ता था, जिसका लाभ ऊंचे तबके के लोग ही उठाते थे और निचले तबके के लोगों का संकट बढ़ जाता था, जिससे विषमता और बढ़ ही जाती थी। कीर्तिलता के द्वितीय पल्लव के प्रारंभ में ही निम्नलिखित पद है, जिससे सामाजिक स्थिति पर पता चलता है। ठाकुर ठप भय गेल चोर, सरपरी घर सज्जिय, दासे गोसाउनी गहूँ, धम गए धन निमज्ज। खले सज्जन परिभविक कोई, नहीं होई विचारक, जाति अजान विवाह अधम, उत्तम को पारक। अर्थात राजा गणेश के निधन के बाद हालात इतनी बिगड़ गई थी कि ठाकुर ठग के गए चोरों ने बलपूर्वक घरों पर कब्जा कर लिया, नौकरों के गृह स्वामिनियों को धर दबाया, धर्म खत्म हो गया और धंधे डूब गए। दुष्टों ने सज्जनों को दबोच लिया, कोई विचार करने वाला नहीं रहा। जाति और अजाति में विवाह होने लगे, अधम और उत्तम के भेद का विवेक करने वाला कोई नहीं बचा। फिर आगे की दो पंक्तियों में कहा गया है, अखबर रस बुझी निहार नहीं, कभी कुल बनी भिखारी बहू। अर्थात अक्षर रस यानी काव्य रस का मर्मज कोई नहीं बचा। कभी लोग घूम घूम कर भिखारी हो गए। राजा गणेश्वर जब स्वर्ग चले गए तो तिरहुत के सभी गुण तिरोहित हो गए। कवि तो कह रहा है कि राजा गणेश्वर के स्वर्गवास के बाद निरहुत के समाज में उपर्युक्त दुर्वृत्तियां फैल गई, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से सोचने पर स्पष्ट होगा कि ये दुर्वृत्तियां समाज में पहले से ही था। राजा का कठोर शासन रहा होगा, जिसके भय से जनता एक व्यवस्था थी, वह एक खत्म हो जाने के बाद से या समाज में अराजकता छा जाने से ठगी बढ़ गई, चोरी और सीनाजोरी बढ़ गई, परिवारों में अनाचार होने लगा, धर्म के नियम गायब हो गए और अर्थव्यवस्था के कारण व्यापार चौपट होने लगा। ऐसे दौर में आमतौर से निचले तबके के लोग ऊपर उठते हैं, इसलिए उस समय के निरहुत में भी जातीय भेदभाव पर चोट पड़ने लगी और कवियों की हालत खराब हो गई। यह हालत तो मिथिला के सामान्य समाज की थी, लेकिन कीर्ति सिंह ने जौनपुर पहुंचने पर इस नगर को वर्णन किया। उससे समाज में एक दूसरे का साक्षात्कार होता है।
इस वर्णन से वर्ग विभाजित समाज का जीवन स्वरूप सामने आ जाता है। बड़ी-बड़ी और ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं के वर्णन में धनाढ्य राज्यसत्ता से जुड़े वर्ग का बोध होता है। बाजार की भीड़ का कीर्तिलता में रोचक वर्णन है। नगर के समाज में ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत और अन्य अनेक जातियों में बसी हुई वहाँ वेश्या भी थी। उनके लिए भी महल ऐसे ही थे कि कवि को लगता है कि उनके स्वर्ग विश्वकर्मा ने बनाया हो। बड़ी-बड़ी संख्या में गुलाब भी थे जो बिकने के लिए तैयार रहते थे और दासियां और नौकर चाकर भी बहुतेरे थे। हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, हालांकि राज्य की सुविधा की दृष्टि से भेदभाव थे। इसके बावजूद कहीं भाग दी जा रही है कि कहीं वेद पाठ है, कहीं बिस्मिल्लाह मल्ला है, कहीं बलि है, कहीं ओझा है, कहीं खोजा है, कहीं नकल रात्रि व्रत है, कहीं रोजा है, कहीं तामपत्र है और कहीं पूजा है। कहीं मुसलमानों के द्वारा जोर जबरदस्ती किए जाने का भी वर्णन है। ऐसा लगता है कि व्यवसाय काफी विकसित था। ऐसा वर्णन है कि दोपहर में भीड़ लगती है, पृथ्वी मंडल की समस्त वस्तुएं बिकने आती है। व्यापार क्षण में यानी कम समय में अपनी सारी चीजें बेच लेते हैं और जो खरीदना होता है तो खरीद लेते हैं। लेकिन जौनपुर के प्रसंग में वर्णित समाज का एक ढांचा मिथिला में भी था। मैथिल समाजवादी आधार पर ही टिका हुआ था। मध्यकालीन समाजवादी समाज के सारे दोष वहाँ विराजमान थे। समाज के मूलतः दो वर्गों के लोग और बेगार की प्रथा थी। वास्तविकता यह है कि मध्ययुग के ब्राह्मण बड़े-बड़े सामर्थ्य थे और वे जमीन दान देकर अपने अधीन छोटे-छोटे समस्त में रखते थे। राधा कृष्ण चौधरी उस समय तक जाति प्रथा की मिथिला में और मौजूद हो गई थी, जिसका खास कारण था कि वहाँ राजा हरि सिंह देव के समय सन 1324 से पंजी की प्रथा की प्रचलित होना। प्रो चौधरी लिखते हैं कि जातीय शुद्धि के नाम का अथवा अपने पद को ऊपर उठाने की नियमित एक व्यक्ति ने 25-25 विवाह शुरू करने की बिकौता की प्रथा चल पड़ी है। इस तरह पंजी प्रथा ने जाति, व्यवहार और विवाह को अपनी प्रकृति ही बनाया। विद्या और ज्ञान की भूमि होने के बावजूद मिथिला ने भी धन ही सामाजिक प्रतिष्ठा का मुख्य आधार था। जहाँ 25 विवाह एक पुरुष करता था, वह स्त्रियां की दुर्दशा का सहन अनुमान लगाया जा सकता था। लिखनावली में विद्यापति ने सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। उसके अध्ययन से पता चलता है कि राज्य से जुड़े लोगों में विलासिता व्याप्त थी और जनता में दरिद्रता। कीर्तिलता में एक कथन के उल्लेख से बताया जा चुका है कि राजा कभी-कभी दरिद्रों को दान दिया करते थे। दान संपन्ना और दरिद्रता की परस्पर विरोधी जीवन स्थितियों के होने का प्रमाण है कि समाज में उन लोगों के समान में बहुत था जो राजदरबार में सम्मिलित होते हैं। गरीबों की हालत बहुत खराब थी। दासों की तो प्रतिनिध एक वक्त का आहार ही मिलता था। किसानों की हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन किसी किसान की बैल बंधक रखना पड़ता था। समाज में सूदखोर महाजन थे जो किसानों को कर्ज देकर फसल काटने के समय 2 गुना वसूल कर लेते थे। जाहिर है कि विद्यापति युगीन समाज वर्ग विभाजित था। राजा और सामंत प्रभुत्व में थे, व्यापारी और महाजन की सुखी संपन्न थे। किसान खेत मजदूर और दास शोषित वर्ग के अंग में सामाजिक विषमता और अंतर्विरोध का यह मुख्य रूप था कि समाज में जात पात थी ही नहीं। अन्य सामाजिक तबकों का स्थिति का उल्लेख पहले हो चुका है। वह सामाजिक स्थिति है जो विद्यापति की प्रेरित और प्रभावित करता है और उनके रचनाओं में भी उनका चित्रण करते हैं। ध्यान देने की बात है कि यथार्थ चित्रण से एक तरफ साहित्य की महिमा बढ़ती है तो दूसरी तरफ समाज को समझने का स्रोत प्राप्त होता है। इतिहास
साहित्य के आधार पर इतिहास लिखने की पद्धति अपने देश में हाल में ही अपनाई गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्राचीन भारत का इतिहास भी पहले साहित्यिक कृतियों के आधार पर ही लिखा गया। बाद में इतिहास लेखन के अन्य साधन उपलब्ध हुए तो साहित्य के आधार बनाने की प्रवृत्ति घट गया। बाद में इतिहास लेखन के अन्य साधन अब फिर से इतिहास लेखन में साहित्य को आधार बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी। जिस साहित्य में यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति मिलती है, वही साहित्य खास तौर से इतिहास लेखन का आधार बनता है। विद्यापति की कृतियाँ कृतिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली आदि के इतिहास संबंधी सामग्री मिलती है, लेकिन इन कृतियों की इतिहास संबंधी सामग्री में कितनी ऐतिहासिकता है, इसकी जांच करना आवश्यक होता है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली में जो कथा या जो तथ्य वर्णित है, उनको ऐतिहासिकता का पता चलता है। राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह ओइन वंश के थे। यह उल्लेख कथाओं को ऐतिहासिकता प्रदान करता है। यह वंश मिथिला के आज भी उपलब्ध है। दिल्ली के तुर्क बादशाह फिरोजा शाह मिथिला के बोगीसराय को भाई की तरह मानते थे। इससे भी कथा की ऐतिहासिकता आ जाती है। विद्यापति प्रायः फिरोज शाह तुगलक और उसके कुछ बाद लोधी वंश के समय में भी थे, इसलिए वे स्वयं मिथिला की ऐतिहासिक कथा के प्रमाण बन गए थे। कीर्ति पताका में मिथिला के राजा की गणेश्वर सिंह और असलाम का युद्ध, फिर असलाम के खिलाफ लड़ने के लिए कीर्ति सिंह के द्वारा सुल्तान की मदद लेना ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इसलिए इस कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह और सुल्तान का युद्ध भी कथा की ऐतिहासिक प्रदान करता है। मिथिला के इतिहास से जुड़ी ये घटनाएं यद्यपि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा से कुछ भिन्न लगती हैं, या फिर मध्यकाल के इतिहास को समग्रता प्रदान करने की दृष्टि से कीर्तिलता और कीर्ति पताका की कथा का ऐतिहासिक महत्व है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव ने तीरभुक्ति राज्य ओहिनवार वंश को सौंपा था। यही हरि सिंह देव ने इन्होंने 13वीं सदी में मिथिला के ब्राह्मणों के लिए पंजी का निर्माण कराया। कीर्तिलता की कथा बताती है कि कैसे कीर्ति सिंह का राजा बने। विद्यापति ने भली भांति संवाद के रूप में लिखित कथा के भृंगी से प्रश्न करवाया है कि राजा कीर्ति सिंह ने किस वंश के थे और वे स्वयं कौन थे। इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में कीर्तिलता की रचनाएं हुई। विद्यापति के बारे में ऐतिहासिक रूप से स्वीकृत है कि राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे। उनकी पदावली में भी बार बार राजा शिव सिंह और उनकी रानी लखिमा देवी की जिक्र आता है, जिससे विद्यापति और राजा शिव सिंह के संबंध में ऐतिहासिक प्रामाणिकता होती है। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि महाकालीन भारत का इतिहास, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जिसने भी लिखा है उसने मिथिला और विद्यापति की उपेक्षा की है। इसलिए ऐसे इतिहासकार विद्यापति और कीर्तिलता की ऐतिहासिकता के रूप में प्रमाण नहीं बन पाते। जब इतिहास लेखन में क्षेत्रीय इतिहास का महत्व बढ़ा, तब ऐतिहासिक दृष्टि से विद्यापति और कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली जैसी उनकी कृतियों का भी महत्व बढ़ा। इस प्रसंग में प्रो राजकृष्ण चौधरी, उपेंद्र ठाकुर आदि के द्वारा मिथिला के इतिहास का अनुसंधान महत्वपूर्ण है। हिंदी के विद्वानों ने प्रसंग में जो काम किए हैं, वे भाषा के विकास और उसकी प्रवृत्ति का साहित्यिक विवेचन तक सीमित हैं। वह काम डॉक्टर नामवर सिंह का हो या डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का या डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव का, इन विद्वानों से पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के काम में भी भाषा वैज्ञानिक ही ज़्यादा है। हाँ, हिंदी में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के इतिहास की दृष्टि से भी विचार किया गया है कि लेकिन इन सभी विद्वानों ने जिस दौर से काम किया है, उस समय विद्यापति के अध्ययन के प्रसंग में मुख्य समस्या की उनकी कृतियों का
संस्करण तैयार करके प्रकाशित करना। मैथिली और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर उमेश मिश्र के सामने भी मुख्य समस्या यही थी कि कैसे प्रमाणिक पाठ तैयार किया जाए। इन सब सीमाओं के बावजूद सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि विद्यापति शिव सिंह के समय और कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना का ऐतिहासिक आधार प्रमाणित है। इस अध्ययन से जो प्रमुख बिंदु उभर पर आए उस पर एक दृष्टि डाल दी जाए। विद्यापति के युग में राजनीतिक धार्मिक प्रभाव से मुक्त हुई मिथिला का समाज सामंतवादी था। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से निचले तबके के लोग राजनीतिक सत्ता के लाभ से वंचित थे। समाज वर्णों, जातियों और वर्गों में विभाजित था। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। विद्यापति की रचनाओं में उनका युग बोलता है कि उनकी भाषा पर भी युग का पूरा प्रभाव आदिकाल में अपभ्रंश से मुक्त होने और देसी भाषाओं के उदय में प्रवृत्ति मिलती है। विद्यापति इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं, अतः उनकी रचनाओं में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उनका देशिक बनाया है कि अवहट्ट इसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। असल कीर्तिलता और कीर्ति पताका में भी विद्यापति की भाषा करवट लेती प्रतीत होती है और इस रूप में भाषा के माध्यम से भी कवि पुराने युग से मुक्ति और आने वाले युग के आगमन का संकेत दे रहा था। विद्यापति की भाषा, विद्यापति की मातृभाषा और मिथिला की सामाजिक सांस्कृतिक भाषा भी मैथिली ही है। या मैथिली के विद्वानों के बीच संस्कृत को भी प्रतिष्ठा थी। विद्यापति के अपनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना पदावली मैथिली में ही रची। मिथिला की विद्वत परंपरा को मानकर उन्होंने संस्कृत में भी रचना की, लेकिन अवहट्ट की कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना करने के पीछे ही यही बात प्रेरणा के रूप में काम कर रही होगी कि अपभ्रंश उस समय भी उत्तर भारत के राष्ट्रीय संदर्भ की भाषा और विद्यापति का रचना काल केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं था। जन भाषा का निर्माण, भाषा की दृष्टि से भी विद्यापति संक्रमण काल में पड़ने हैं। अपभ्रंश का प्रभाव या अपभ्रंश में काव्य रचने की प्रवृत्ति लगभग समाप्त हो रही थी कि और आधुनिक आर्य भाषाओं की साहित्यिक उदय हो रहा था। भाषा, समाज और काव्य सृजन के विकास में ऐतिहासिक प्रक्रिया पर गौर करने से स्पष्ट होता है कि जब कोई भाषा काव्यात्मक गरिमा पर पा लेती है और उसका एक परिनिष्ठित रूप शास्त्रीय स्तर पा लेता है तो सामान्य जनता या कहे सामान्य जनमानस के लिए वह रूप दुरूह होने लगता है। जन चेतना का प्रवाह आपमन भाषा के साथ आगे बढ़ता रहता है। सामान्य जन में चेतना प्रवाह और परिनिष्ठि या रूढ़ काव्य भाषा का अंत विरोध नए दौर की रचनाओं के द्वारा रूढ़ि को तोड़कर प्रवाह के आग्रह को स्वीकार करके ही हल किया जाता है। उस ऐतिहासिक सच्चाई का अनुभव उस दौर से भी होता है कि विद्यापति रचना कर रहे थे, उसे हम निम्नलिखित उदाहरणों में समझें। अपभ्रष्ट की उपलब्ध पुस्तकों का यह अब्दुल रहमान का संदेश शासक और विद्यापति रचित कीर्तिलता मुख्य है। अर्थात बुद्धिमान तो उस काव्य में मन नहीं लगाएंगे और जो अबुध मूर्ख हैं उनका काव्य में प्रवेश कैसा, अर्थात वे उसमें आनंद ही क्यों लेंगे। वे वास्तव में मेरा काव्य उन साधारण जनों के लिए जो मूर्ख हैं और न पंडित। इस कथन की व्याख्या करें तो स्पष्ट होता है कि काव्य के क्षेत्र में बुद्धिमान तो वे समझे जाते हैं जो संस्कृत समझते थे, मूर्ख तो अनपढ़ और नासमझ लोग जो काव्य नहीं समझते थे। इन दोनों के लिए साधारण जन थे जो संस्कृत तो नहीं जानते थे लेकिन जन भाषा में रचित काव्य में रुचि लेते थे। ऐसे ही साधारण जनों के लिए अहमद ने अपभ्रंश में काव्य रचना की। यदि साधारण जन है कि उनकी चेतना के प्रभाव के कारण विकसित भाषा रचना
भाषात्मकता की नई समस्या की हल करती है। इसी से मिलती जुलती बात विद्यापति भी कहते हैं। शक्करवाड़ी बहुअर भाई पाई रस को मम न पावी, दे सिलवैबा जम मिथ्या ते तैसन जपहु अवहट। अर्थात संस्कृत वाणी को बुद्धजन पंडित लोग की अच्छी तरह समझने भाषा के रस का मर्म कोई नहीं पाता है। देसी वचन बोली सब लोग को मीठा लगता है, अतः वैसे अवहट का कथन करता है। भाषा और समाज के संबंध का संक्रमण यहाँ अच्छी तरह दिखाई पड़ता है। संस्कृत पंडितों एक समित रह गई थी कि प्राकृतिक का मर्म तो कोई नहीं समझता था, क्योंकि पंडित तो उसकी उपेक्षा करते थे और आम जनता उसे समझ नहीं पाती थी। बोधमता की आत्मीयता के कारण देसी वचन यानी गांव के लोगों की बोली तो सबको मीठी लगती है, इसलिए विद्यापति अवहट को देसी बोली के साथ मिलाकर उसमें रचना करते हैं। कवि का उद्देश्य रचना तो अधिकाधिक प्रेषणीय बनना है, इसलिए वह पंडिताऊ भाषा को जनता की बोलचाल की भाषा में नजदीक ले जाता है। भाषा की संक्रमणशीलता को इस तरह और ठीक से समझा जा सकता है कि अहमद माड़ की भाषा को बोधकता की प्रकृति होने के कारण बावजूद अयोग्यता कम है, उनकी भाषा अपभ्रष्ट के उस रूप में लेकर चलती है जो विभक्ति रहित प्रयोगों में या प्रसंगों के प्रयागों में, इसी प्रकार के अन्य प्रयोगों में पुष्पदंत से अधिक निकट है। उसमें इसका विरल प्रयोग है कि यहाँ तक संदेश सारक की भाषा को प्राकृतिक सच समझा जा सकता है। विद्यापति की अवहट भाषा अयोग्यतात्मक आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी आदि के बहुत निकट आ गई है। वीरेंद्र श्रीवास्तव कीर्तिलता ध्यान दे संदेश शासक की भाषा पूरी तरह प्राकृतिक नहीं बल्कि प्राकृतिक भाष में यानी अपभ्रष्ट की प्राकृतिक मिश्रण उसमें है, जो कीर्तिलता का भाषा अवहट में देसी भाषा का मिश्रण है। इसलिए संभवतः पाया जाता है कि अवहट स्वरूप अधिक अयोगात्मक है, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की प्रकृति के निकट है। यह विशेषता केवल कीर्तिलता में नहीं बल्कि कीर्तिलता की भाषा में भी है। योगात्मक से अयोगात्मक की और संक्षिप्तता में विश्लिष्टता की भाषा का बढ़ता के विकास की ऐसी प्रक्रिया है, और जो भाषा में जनता की दृष्टि से सुगमता और सहजता की ओर जाती है। भाषा के विकास की इस प्रक्रिया में वाक्य के सभी अंग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। शब्दों में समासिकता की प्रवृत्ति लगातार घटती चलती है। यदि अयोगात्मक या वशिष्ठता इसमें भाषा में सुगमता आती है, इससे विपरीत संस्कृत में समासिक प्रधान होती है। कभी कभी तो पूरा वाक्य जुड़कर एक शब्द बन जाता है। इससे भाषा दुर्बोध हो जाती है और संधि एवं समास के नियम ही नहीं, उनके विश्लेषण में जो सिद्ध होता है वही अर्थ समझ पाता है। भाषा के प्राचीन और आधुनिक रूपों की प्रकृति में यह फर्क वास्तव में गुणात्मक फर्क है। इस दृष्टि से विद्यापति के अवहट की ऐतिहासिक विशेषता समझाती जा सकती है। विद्यापति की अवहट की विशेषताएं को समझने के प्रसंग में उसके स्वरूप पर विचार करना जरूरी है। इस सिलसिले में इतना उल्लेख कर देना भी जरूरी है कि समझ गलत है कि संस्कृत के बाद प्राकृतिक के बाद अपभ्रष्ट का विकास एवं प्रचलन हुआ। प्राकृतिक की अपभ्रष्ट की पुरानी भाषाएं हैं। शब्द सागर में अपभ्रष्ट को प्राकृतिक का पूर्ववर्ती रूप कहा जाता है, लेकिन भाषा के ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन से भी स्पष्ट हो जाता है कि शब्द सागर की समझ गलत है। अपभ्रष्ट का पहला उल्लेख आचार्य पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि
के महाभाष्य का समय विद्वानों द्वारा प्रायः 150 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस प्रकार अपभ्रष्ट का अस्तित्व जनता के बीच एक भाषा के रूप में प्राचीन काल में भी था, भले ही उस समय साहित्य नहीं रचा जा रहा है। यूं कुछ बुद्धिमानों ने यह समझाना चाहते हैं कि पतंजलि के अपभ्रष्ट शब्द का प्रयोग भाषा के नाम के अर्थ में नहीं बल्कि शब्दों के विकास रूप के अर्थ में किया जाता है। यदि इस व्याख्या को मान लिया जाए तब भी यह कहा जा सकता है कि विकार यानी परिवर्तन की प्रक्रिया को अपभ्रष्ट का स्वरूप जन भाषा के रूप में विकसित हुआ और आम जनता के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव जब बढ़ा तब उसमें काव्य सृजन भी होने लगा। इस विकास क्रम में लंबा समय लगा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की अवहट का जो रूप मिलता है उसे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और शिवनंदन ठाकुर की मिथिला भ्रष्ट कहा है। इसका आधार संभवतः यह है कि अवहट की विद्यापति ने मैथिली का रंग चढ़ने की कोशिश की है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के संपादक 1921 में कीर्तिलता का प्रथम प्रकाशन काशी नगरी प्रचारित सभा के द्वारा किया गया। उसी की भूमिका में डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि विद्यापति की अवहट मध्यकालीन प्राकृतिक और आधुनिक मैथिली के रूप के बीच में उन्होंने कीर्तिलता की कीर्ति पताका की भाषा को अपभ्रष्ट रूप कहकर मैथिली अपभ्रष्ट करार दिया, लेकिन यह मत विद्वानों के बीच मान्य नहीं है। इस प्रसंग में डॉक्टर नामवर सिंह का कथन विचारणीय है। कीर्तिलता की भाषा को वर्ण रत्नाकर की भाषा में सम्मुख रखकर देखने में स्पष्ट होता है कि वर्ण रत्नाकर में बंगला अधीन है, भले ही वह अनुलेखन पद्धति के कारण आ गया हो, और कीर्तिलता में मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि के आरंभिक बीज हिंदी के विकास में अपभ्रष्ट का योग नामवर सिंह प्रथम संस्करण। कहने का मतलब यह है कि विद्यापति का अवहट पर मध्य प्रदेश और पूरब की तत्कालीन बोलियों में मिश्रित प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस पर केवल मैथिली का प्रभाव नहीं है, वास्तविक है कि कीर्तिलता की भाषा पर संस्कृत का भी प्रभाव है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का भी मान्यता है कि विद्यापति की अवहट को मैथिली अपभ्रष्ट या मिथिला भ्रष्ट कहना ठीक नहीं। डॉक्टर सिंह का कथन इस प्रकार है कि कीर्तिलता की भाषा पर मैथिली की रंग अवश्य है, परंतु उसके मूल में सौरसेनी की प्रवृत्तियां हैं। इसे कौन अस्वीकार कर सकता है। श्री जयचंद्र शर्मा गुलेरी और महापंडित राव संस्कृत्यायन के विचारों का भी सहारा लेते हुए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का निष्कर्ष यह है कि इन तमाम तर्क वितर्कों के बाद विवाह को मिटा देने के लिए यह उचित जान पड़ता है कि इस भाषा को परिवर्ती, अपभ्रष्ट या अवहट नाम उत्तरी भारत की संक्रांतिकालीन भाषा का एकमात्र उपयुक्त नाम हो सकता है। भाषागत विशेषताएं। अवहट में कीर्तिलता की रचना करने के लिए प्रसंग में विद्यापति का जो भागवत दृष्टिकोण रहा है उसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। उसके सामने सामान्य जन के लिए भाषा को बोधगम्य बनाया है, इसलिए अवहट को भी उन्होंने देखी बयान यानी मैथिली का स्पर्श अच्छी तरह दिया जा सकता है। वे संस्कृत को भी निष्ठान विद्वान थे, इसलिए संस्कृत का भी प्रवाह अवहट पर है। कीर्तिलता का प्रारंभ तो संस्कृत छंद से ही नहीं किया गया। उसके पीछे शायद यह प्रवृत्ति काम कर रही होगी कि विद्वानों के बीच प्रतिष्ठा के रूप में संस्कृत ज्ञान का परिचय देना जरूरी है, लेकिन उनकी संस्कृत ऐसी है कि संस्कृत का साधारण ज्ञान रखने वाला उसे समझ सकता है कि भाषा को सरलता की ओर जाने की प्रवृत्ति यहाँ भी नहीं रही। राजा कीर्ति सिंह के जीवन प्रसंग के आधार पर नए गए काव्य का नाम कीर्तिलता रखते हुए विद्यापति का ध्यान कहाँ था, यह निम्नलिखित प्रारंभिक पंक्तियों से ही स्पष्ट किया जा सकता है। निहुअड़ खेती काय तनु कीर्तिवली पर रे, अक्षर खंबारंभ जऊ मंचा भदी न देई।
अर्थात यदि अक्षर रूपी खंभे को आरंभ में काव्य को बांध न दिया जाए तो त्रिभुवन के क्षेत्र में उसकी कीर्ति की लता कैसे पसरे। गांव में किसान साग सब्जी की लता के फैलाने के लिए बांसबली से मंच का निर्माण करते हैं। विद्यापति ने अपने काव्य की लता को पसरने के लिए भाषा का मंच खड़ा किया और इसके पाने के लिए अक्षर अक्षर पर ध्यान देते थे। विद्यापति की भाषा चेतना इस पद के विश्लेषण से भी स्पष्ट होती है कि संस्कृत कीर्ति यहाँ कीर्ति के रूप में और संस्कृत प्रसरति अथवा प्रसरित या प्रसरेति यहाँ पर पसरेई के रूप में ही है। अक्षर तो अखर के रूप में ही है। ध्यान खींचता है कि खंभारंभ शब्द स्तंभ खंभ बन गया है। आरंभ तत्सम रूप में ही मौजूद है। संस्कृत के विद्यमान तस्मत और तद्भव के संधि नहीं मानते, लेकिन विद्यापति ने व्याकरण के रूप में नियम की अपेक्षा करके खंभारंभ शब्द बनाकर भाषा के विकास की नई गति दी है। एक नया आनंद आता है यह देखकर विद्यापति ने अपने नाम का भी अवहट रूप बना दिया है। जब वे अपनी भाषा के नए रूप पर गर्व करते हैं। बालचंद्र बिज्जावई भाषादु नहीं लागिन दुज्जन हासा सो परमेश से हर सोइंग इड़वई डाउर मनमोहिन। विद्यापति बिज्जावई हो गई है, जबकि ऐसा करना जरूरी नहीं है। दूसरी पंक्ति में शेखर शेहन बन गया है और निश्चय ऋचई के रूप में आया है। नागरडायक हो गया। विद्यापति इस तरह के प्रयोगों का अध्ययन भारतीय आर्य भाषाओं के आपसी संबंध और आधुनिक आर्य भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन पड़ाव का ज्ञान देता है। इस दृष्टि में विद्यापति की देशीय बयान मिश्रित अवहट्ठ भाषा का ऐतिहासिक महत्व है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका का महत्व इस दृष्टि से भी बहुत अधिक है। यह ध्यान देने लायक है कि मैथिली कवि विद्यापति, जिनके बारे में कभी यह बहस नहीं थी कि मैथिली कवि है या बंगाली, वे ही कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास क्रम को समझने का आधार प्रस्तुत करते हैं और उसमें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का संबंध समझ में आता है। विद्यापति की अवहट्ठ का भाषागत पाठ या यह कहें कि अक्षर का टाट मंच इतना विस्तृत है कि उसमें राजस्थानी का भी प्रवेश हो गया है। राजस्थानी में मूर्धन्य ड़ के प्रयोग का बाहुल्य रहता है। विद्यापति के अवहट्ठ में बाहुल्य तो नहीं, लेकिन अनेक शब्दों में ड़ को जगह मिल गई है जो पूर्वी प्रयोग नहीं है। मैथिली या हिंदी में जो प्रवृत्ति कतई नहीं, ऋचई ड़ाचर आदि पश्चिमी प्रयोग के रूप में सबूत है। संस्कृत, मैथिली और अवहट्ठ का मिश्रण कीर्तिलता की भाषा में अनेक पदों में मिलता है, लेकिन निम्नलिखित पंक्तियों में उपर्युक्त मिश्रण का विलक्षण दृष्टांत मिलता है। मध्याह्न करिबेला समृद्ध साज सकल पृथ्वी चक्र करो वस्तु बिकाए आए राजमानुष करी पिसीवर आगे आंग डगर आनक तिलक आनंका लाग पात्र हुतत पर अस्थित बलवा मांग
ब्राह्मणक यज्ञोपतीव चांडाल का आगल वेश्यहिनी पयोधरे जातीय हृदय चूर धन संचरे धोल हाली हति बापर चुरी जाति आवर्त विवर्त रोहलो नगर नाही नर समुच्चयो। यहाँ मध्यावन बेला सकल पृथ्वी चक्र वस्तु पारसी ब्रह्म योग्योपति चांडाल वैश्य आवर्त अधिका तत्सम है, लेकिन इन्हें अन्य स्रोतों से आए शब्दों के साथ वाक्य में इस प्रकार गोपनीय किया गया है कि इनका तत्सम होना पाठकों को महसूस नहीं होता। एक तो यह शब्द संस्कृत होते हैं, फिर प्रचलित शब्द हैं, दूसरे भाषा में क्रिया रूपों के प्रयोग के कारण सुगमता आ गई है। बिकाए आए क्रिया युग्म की मैथिली और हिंदी के मेल से बने हैं। बिकाए मैथिली हैं जिनका अर्थ बिकने के लिए और आए हैं तो खड़ी बोली की क्रिया आना का भूतकालीन रूप है। ये विश्लेषण रचनात्मक भाषा प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आनक तिलक में आनक ठेठ मैथिली प्रयोग में जिसका अर्थ अन्य था, इस पद में का के लिए मैथिली का प्रयोग अन्य जगह किया गया है। कीर्तिलता की भाषा में मैथिली के प्रयोग में प्रवेश प्रभाव का एक उदाहरण ध्यान देने योग्य है। हिंद तुलुक मितल वास एकक धमे ओकाक हास कतहु बाघ कतहु वेद कतहु विस्मिल कतहु शेद कतहु ओझा कतहु खोजा कतहु नकत कतहु रोजा कतहु तंबारू कतहु कूजा कतहु निमाज कतहु पूजा कतहु तुलुका बलकर बाट जाए ते बेगार घर। जिस संक्रमण काल में विद्यापति हुए उसका भाषागत प्रतिफलन यहाँ हम देख सकते हैं। जो उपर्युक्त पंक्तियों में कतहु में हर पंक्ति के आने के लिए जाते क्रिया के प्रयोग में मैथिली का प्रभुत्व है, लेकिन तुलुक तुर्क बाग बिस्मिल खोजा रोजा निमाज नमाज आदि फारसी शब्द अभिव्यक्ति की नई आवश्यकता की पूर्ति कर हिंदी के शब्द भंडार में बुद्धि कर रहे हैं। एक और प्रयोग यहाँ ध्यान खींचता है। नकत जो तत्सम नक्षत्र और तद्भव नखत के ही फारसी उच्चारण के प्रभाव से बना हुआ है। शब्द कीर्तिलता का भी भाषा में फारसी के भी शब्द काफी मात्रा में पाए जाते हैं। दरवेश मखदूम हुकुम जैसे शब्द यथास्थान आते रहते हैं। कीर्ति पताका की रचना भी अवहट में ही की गई है, लेकिन विद्यापति की व्यक्तित्व के सांस्कृतिक स्वरूप का प्रभाव कीर्ति पताका की भाषा में अनेक स्थलों पर नयापन के लिए हुए हैं। एक युक्ति के सौंदर्य का वर्णन देखिए। दीर्घत केश कपाल कुटिल कोमल घनश दंप मत कदम्प धनुजानि बंधुलु चामर निस्लंक शशि बिंब सरिस चुंदर मुखमंडल पिय अनुराग कहत श्रवण डोलव कुंडल गुरुपीन पयोधर भार भये मत मत गंज मंद गति संसार सार श्रृंगार रस कमल रुचि तुल हरद जुवती। इस पद की भाषा संस्कृत प्रधान है। ऐसा लगता है कि पद के संदर्भ में अनुसार यहाँ कवि जयदेव से प्रभावित या प्रेरित है, लेकिन संस्कृत के दीर्घ दर्प कर्तव्य कंदप श्रृंगार बनकर भाषा की विकास प्रक्रिया का परिचय दे रहा है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विद्यापति की भाषा सामाजिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक संस्कृति के विकास का भाषाई स्वरूप प्रस्तुत करती है। यह विद्यापति की अपनी विशिष्टता है। वे शब्दों के चयन में निसंकोच इस सामासिकता का इजहार करते हैं। क्रिया रूपों के प्रयोग में भी स्वच्छता बरतते हैं, पर संगों पर स्वतंत्र विभक्ति चिन्हों के रूप में प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति कीर्तिलता में है, वह विद्यापति की अवहट को आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास से जोड़े
जोड़े रहती है। सामान्य जन को ध्यान में रखने और उसके बीच रहने के कारण बोलचाल की संज्ञाएं, क्रियाएं आदि में प्रयुक्त हुई है। आज के पाठकों में रचनाकारों के प्रासंगिक बातें हैं। विद्यापति की रचनाएं प्रयोगों से निकलने हुए सिद्धांत या नियम। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि रचनाकार को विद्यापति के समान समाज की ऐतिहासिक गतिशीलता, जनता की मानसिकता, स्थानिकता के साथ ही व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य आदि को ध्यान में रखना चाहिए। सारांश: विद्यापति संक्रमण काल के कवि हैं। विद्यापति की रचनाओं पर इस संक्रमण का प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने चरित्र काव्य की लिखे, श्रृंगार के पद पर भी लिखे और भक्ति में भी लीन हुए। संक्रमण काल के कवि होने के लिए विद्यापति का महत्व और भी बढ़ जाता है। उनमें अवसाद और उदित होते हुए भी प्रवृत्ति का अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। विद्यापति के समय वे भारत में आमतौर पर दिल्ली सल्तनत पर शासक था। उनके जीवन काल में हिंदी में तुगलक वंश और लोदी वंश का शासन रहा। एक सामान्य धारणा है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में धर्म राजनीति की निर्णायक शक्ति हो गया। कीर्तिलता की कथा इस धारणा को झुललाती है। कीर्तिलता की कथा से जो दृष्टिकोण सामने आता है उससे लगता है कि राजनीतिक धार्मिक प्रभाव से मुक्त हो रही थी। आज के माहौल में विद्यापति की कीर्तिलता और भी प्रासंगिक हो उठी थी। विद्यापति योगीन समाजसामती समाज था। समाज वर्ण, जाति और वर्ग में विभाजित था। आर्थिक और सामाजिक रूप में विभिन्न लोगों का दमन और शोषण होता है। राजा, महाजन और व्यापारी सुखी थी। कीर्तिलता में इस तथ्य का उल्लेख है कि हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था और विवाह पद्धति और भी विकृत हुई। एक तरफ धन था, दूसरी तरफ गरीबी। समाज में आर्थिक विषमता बहुत गहरी थी। दास का स्थिति बहुत खराब थी। किसानों का हालत बहुत बेहतर थी। विद्यापति की रचनाएं, खासकर कीर्तिलता और कीर्ति पताका और लेखनावली, अपने समय के जीवित दस्तावेज हैं। मध्ययुगीन इतिहास लिखने में इनका सार्थक उपयोग किया जा सकता है। मैथिली को की विद्यापति ने जनभाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान है। यह भी सही है कि साहित्यिक भाषा को वे जनभाषा के करीब ले गए। उनकी भाषा पर भी संक्रमण का प्रभाव है, इसलिए उनकी भाषा में नूतन और अभिनव प्रयोग मिलते हैं। उनकी भाषा भारतीय आर्य भाषा की अगुआ है। विद्यापति की भाषा उनकी काव्य प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना है। उसमें ऐतिहासिक गतिशीलता और जनता के बोल हैं, राजस्थानीय हैं। उसके साथ साथ उनका भाषा व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संदर्भ में समेट कर चलती है। अगली इकाई में हम विद्यापति पदावली का अध्ययन करते हुए उनके काव्य व्यक्तित्व का विशिष्ट परिचय करेंगे। अभ्यास: निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में दीजिए। आज के संदर्भ में विद्यापति के राजनैतिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। विद्यापति की रचनाओं इतिहास का दस्तावेज किस प्रकार बन सकती है, सो उदाहरण उत्तर दीजिए। विद्यापति की भाषा की विशेषताएं और महत्व का विवेचना।